Now we will see the concept of moving average. बेसिकली मूविंग एवरेज का कंसेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जनरली हम लोग अगर डेटा एनालिसिस की बात करें और खासकर इसके रिग्रेशन प्रॉब्लम्स की बात करें, लेट अस से मेरे पास 1 ईयर का डेटा है। लेट अस से आई गॉट 1 ईयर डेटा। किस चीज का डेटा है? इस एक्सिस में मान लीजिए है पेट्रोल प्राइस। मान लीजिए इस एक्सिस में पेट्रोल की प्राइस है एंड इस एक्सिस में हमारे पास है टाइम। टाइम मान लीजिए मंथ्स में, टाइम इज इन मंथ्स। ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास पेट्रोल की जो प्राइस है जनवरी से स्टार्ट हो रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा करते करते टिल हमारे पास डेटा है हमारे पास दिसंबर तक का। नवंबर, दिसंबर एंड सो ऑन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और हम देख रहे हैं पेट्रोल की प्राइस किस तरीके से वैरी कर रही है। मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस थोड़ी बढ़ी, मुझे फिर थोड़ी सी बीच में कभी घटी और वापस से वैसी ही रही, ये थोड़ी सी बढ़ रही है दिसंबर। ये मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस है 2020, लेट अस से 2023 का पेट्रोल का प्राइस है, एग्जांपल लेके चलते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ओके। अब मुझे इस डेटा को यूज करना है किसी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसका लेट अस से 70% डेटा ले लेता हूँ ट्रेनिंग के लिए। लेट अस से जनवरी से लेके सितंबर तक का डेटा मैंने ले लिया, ये मैंने यूज कर लिया ट्रेनिंग के लिए। और जो 30% डेटा लेट से अराउंड अबाउट अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, ये हम लोग यूज करेंगे मान के चलिए टेस्टिंग के लिए। सो ट्रेनिंग के लिए है मान लीजिए जनवरी से लेकर सितंबर, और टेस्टिंग के लिए है अक्टूबर से लेकर मान लीजिए दिसंबर। बहुत अच्छी बात है। अब पॉइंट ये है, जब हमारे पास यहाँ तो फिर 1 साल की बात हो रही है, लेट अस से मैं ये ट्रेनिंग करूंगा फिर ये टेस्टिंग करूँ, फाइन, अच्छी बात है। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखिए। इस एक्सिस में वापस वही टाइम है, इस एक्सिस में मेरे पास पेट्रोल का प्राइस है, ये डेटा है हमारे पास जनवरी से लेके दिसंबर तक का। और मुझे ज्यादा नहीं, अ, मुझे अगले 15 डेज का, सिर्फ 15 डेज का पेट्रोल का प्राइस प्रेडिक्ट करना है। जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक का हमारे पास मान लीजिए डेटा है। और हमें यहाँ 1 जनवरी से लेके मान के चलिए 15 जनवरी 2024 तक पेट्रोल की प्राइस क्या रहेगी। ये 2024 हो गया ना, 1 जनवरी 2024 से लेके 15 जनवरी 2024 तक पेट्रोल की प्राइस कैसी रहेगी, इस रेंज में मुझे प्रेडिक्ट करना। तो ठीक है, मेरे पास तो काफी सारा डेटा है। 1 जनवरी, जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा डेटा है, कि जो पूरा जो भी डेटा है मेरे पास, पेट्रोल की प्राइसेस कैसे बढ़ी, बीच में मान लीजिए घटी, और जो भी है, इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, एक मशीन लर्निंग मॉडल को फीड कर दिया। सो आई हैव फेड दिस डेटा तो मशीन लर्निंग मॉडल, ये क्या होगा, इससे मैं क्या करूंगा, उसको ट्रेन करूंगा। और रियल टाइम पे लेटेस्ट में टेस्ट कर रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे। 1 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 24 तक देखेंगे हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है क्या प्रेडिक्ट करता है, क्या पैटर्न प्रेडिक्ट करता है, और एक्चुअल में क्या होता है। प्रेडिक्ट वो कुछ करेगा, हम एक्चुअल में कुछ होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल, उससे हम लोग एरर कैलकुलेट करके देखेंगे। चलिए, अच्छी बात है। ये कन्वेंशनल टेक्निक है, मेरे पास पूरा जितना डेटा है ठीक है, उसको दे दो, और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई प्रेडिक्शन के दौरान अच्छा होता है कि बुरा होता है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जब हम जिस रेंज में, लेट अस से मुझे कहाँ तक प्रेडिक्ट करना है, 1 जनवरी 24 से लेके
हाँ, 15 जनवरी, 1 जनवरी 24 से लेके 15 जनवरी 24। कोई बहुत बड़ा रेंज तो है नहीं, 15 दिन का रेंज है सिर्फ। कितने दिन का रेंज है हमारा? सिर्फ 15 डेज का रेंज है। दिस इज ओनली 15 डे रेंज। इस रेंज में मुझे प्रेडिक्ट करना है। और मैं डेटा कहाँ से कहाँ तक का दे रहा हूँ? मेरे पास डेटा अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात है। पूरे 1 साल का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, बढ़ रहा है घट रहा है कैसे। ये पूरा डेटा मैंने उठा के मशीन लर्निंग मॉडल को दे दिया, वो पैटर्न रिकग्निशन करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे जिस जिस पार्ट पे, जिस जगह पे मुझे प्रेडिक्ट, जिस रेंज में मुझे प्रेडिक्ट करना है, दैट इज 1 जनवरी 24 से लेके 15 जनवरी 24, अगर मैं उसके आसपास नियर बाई सैंपल्स, जस्ट रिसेंटली ट्रेंड्स कैसा रहा है, ये अगर मैं मशीन लर्निंग मॉडल को अलग से फीड कर दूं, जो रिसेंट जस्ट उसके 15 दिन पहले क्या था, 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, जस्ट पिछले 15 दिन का, जिस दौरान मैं प्रेडिक्ट करूंगा, जस्ट उसके पिछले दिन का, पिछले 15 दिन का रीसेंट डेटा। ये रीसेंट डेटा अगर मैं अलग से मशीन लर्निंग मॉडल को फीड कर दूं, तो पूरा पुराना डेटा तो दे दिया, पूरा पास्ट का डेटा तो दे ही दिया, तो साथ में थोड़ा सा जो रीसेंट पास्ट का डेटा है, पास्ट तो है ही साथ, साथ में रीसेंट पास्ट, जस्ट थोड़े दिन पहले रीसेंट पास्ट का डेटा अगर मैंने मशीन लर्निंग मॉडल को फिर से फीड कर दिया, तो इससे मशीन लर्निंग मॉडल को आसानी हो सकती है, बिल्कुल जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जो रीसेंट ट्रेंड्स इन डेटा है, उसको एनालाइज करना है। दूसरा तरीका ये भी है, मतलब ये डेटा को मतलब फीड करने का, मतलब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अगर देखें ग्राफिकली, इसको बहुत क्लियरली समझा जा सकता है कि लेट अस से मेरे पास टोटल बहुत सारा डेटा है। आई गॉट एन नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा है मेरे पास, और मुझे प्रेडिक्ट करना है, लेट अस से मुझे जहां से प्रेडिक्शन स्टार्ट करनी है, यहां से स्टार्ट करनी है मुझे, यहाँ से थोड़े दूर तक की प्रेडिक्शन मुझे करनी है। तो एक तो मैं पूरा डेटा ट्रेनिंग के लिए जो मेरे पास है वो तो दूंगा ही, चलिए मशीन लर्निंग मॉडल को मैंने पूरा डेटा, पुराना जो डेटा पूरा दे दिया। और जो रिसेंट पास्ट है, प्री लास्ट M-N सैंपल्स, इसको अलग मैं अगर अलग से दे दूं, ये मशीन लर्निंग को बताएगा कि रीसेंट ट्रेंड्स डेटा में क्या चल रहा है। पूरा पुराना ट्रेंड तो दिख ही रहा है, चलिए ये डेटा से तो पुराना पूरा ट्रेंड तो दिख ही रहा है, ये जो रीसेंट ट्रेंड्स है वो डेटा में क्या है, ये आपके पास्ट M-L, ये L-M सैंपल से आप मशीन लर्निंग मॉडल को फीड कर सकते हो। वन वे इज फीडिंग द M-N सैंपल्स। इस चीज को हम लोग कई बार मूविंग विंडो भी बोलते हैं, मूविंग या फिर स्लाइडिंग, मूविंग या फिर स्लाइडिंग विंडो, कि भाई आप क्या कर रहे हो, जो रीसेंट M-L सैंपल्स हैं, इसको अलग से मशीन लर्निंग मॉडल को फीड कर रहे हो। सो इससे रिसेंट ट्रेंड्स को पता करने में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आसानी होती है। देखिए पुराने में देखिए बहुत ज्यादा प्राइसेस हुआ करती थी मान के चलिए, लेकिन अभी रिसेंट में, रिसेंट सैंपल्स में काफी गिरता हुआ प्राइस हमें फिलहाल रिसेंटली समझ में आ रहा है। देखिए पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से आगे बात आगे ऊपर जा भी सकती है, तो वो पूरा डेटा तो वैसे भी दे ही रहे हैं ना, ये पूरा डेटा तो वैसे भी दे रहे हैं, हम लोग इसको अलग से दे दे रहे हैं, इसको, इसे कहते हैं एक्सोजेनस, EXOGENOUS, एज एन एक्सोजेनस इनपुट हम इसको अलग से भी दे रहे हैं। सो द एंटायर पास्ट प्लस द रीसेंट पास्ट, इन दोनों को अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल को दे दें, इससे उसको ज्यादा आसानी हो सकती है पैटर्न रिकग्निशन में, खास करके रीसेंट पैटर्न रिकग्निशन। तो इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम जब रिग्रेशन प्रॉब्लम्स देख देख रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, उसको अगर हम अलग से दे दें, तो हम किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को क्या क्या फीड करते हैं भाई, मान लीजिए मेरे पास पूरा डेटा है, सैंपल नंबर 1 से लेके सैंपल नंबर M, तो X का सैंपल नंबर 1 to M आप दे दो, इनपुट क्या रहे, और उसी तरीके से उसका आउटपुट क्या रहा 1 to M, ये तो वैसे भी मशीन लर्निंग मॉडल को देना है। इसके अलावा आप जो लेटेस्ट M से M-L सैंपल्स हैं इनपुट के, जो कि X है, और आउटपुट जिसे टारगेट भी बोलते हैं Y के, M से M-L सैंपल्स, ये जो है
इसको अगर आप इनपुट के और आउटपुट के ये एम से एल सैंपल्स, एम माइनस एल सैंपल्स, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, इसको अगर आप अलग से भी फीड कर दें मशीन लर्निंग मॉडल को, तो उससे ये हो सकता है कि पैटर्न रिकॉग्निशन बेहतर हो सकता है। या फिर ये भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे हो सकता है, प्रीवियस एम माइनस एन, क्योंकि देखिए इतने कम सैंपल्स को आप फीड करोगे ना, बहुत फ्लक्चुएशन इसमें हो सकते हैं। तो इसके जो एवरेज है, द मीन द मीन ऑफ द पास्ट एम माइनस एल सैंपल्स, जिसे हम लोग मूविंग एवरेज भी बोल सकते हैं। सो आप टोटल यू कैन फीड द टोटल m to m minus l samples, y of m to m minus l samples, and also the average, the moving average of m minus l samples, इसका मीन एवरेज वैल्यू भी आप फीड कर दें, तो इससे पैटर्न रिकॉग्निशन इजी हो सकता है। तो समरी ऑफ द स्टोरी इज, समरी क्या है, आप मशीन लर्निंग मॉडल को लेट अस से एक m से लेके थोड़ा आगे तक प्रेडिक्ट करना है इस रेंज में। पूरा डेटा तो आप दे ही रहे हो, साथ में जो जस्ट रीसेंट m माइनस एल सैंपल्स हैं ये भी फीड फीड कर दो उसको, और इसका जो एवरेज है, इसका जो एक मीन है, जो एवरेज है, उसको भी फीड कर दो मशीन लर्निंग मॉडल को। इसे हम लोग मूविंग एवरेज बोलते हैं। मूविंग एवरेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो m और l है, m माइनस एल सैंपल्स जो हैं ये वैरी करेंगे। तो लेट अस से आपको प्रेडिक्शन यहाँ नहीं करना है, आपको प्रेडिक्शन यहीं पे करना है, और बहुत ही कम दौरान के लिए करना है। एम की वैल्यू हो जाए वैरी करेगी, और चीज इतने कम टाइम के लिए आपको प्रेडिक्शन करना है, तो आपका जो एल की वैल्यू रहेगी वो भी पास में रहेगी। तो आप जितने सैंपल्स आगे के प्रेडिक्ट करना चाहते हो उसके आसपास के कुछ आप रिसेंट सैंपल्स आप लेते हो। ऑन दी अदर हैंड लेटर से आपको बहुत बाद प्रेडिक्ट करना, थोड़े से लंबे ड्यूरेशन के लिए प्रेडिक्ट करना, लेटर से आप यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेडिक्ट करना चाहते हो, ये एम की वैल्यू अब यहाँ के जगह पे, एम की वैल्यू अब यहाँ आ गई, और एल भी आपको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, एम माइनस एल सैंपल्स, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन का पीरियड भी तो ज्यादा है। तो आपका ये एम ये हो जाएगा, एल ये हो जाएगा। तो एम और एल वैरी कर रहा है, इसमें वो मूविंग एवरेज बोल रहे हैं, वो मूव कर सकता है, वैरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मूविंग एवरेज।